हाँ जी, आज के वीडियो में बहुत ही गजब का टॉपिक लेकर आए हैं, ऐतिहासिक स्रोत, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं कि आरबीएससी किताबों में से जो महत्वपूर्ण लाइन है उनके एमसीक्यूज बनाकर लाए हैं और साथ ही यहाँ पर पिछली जो एग्जाम है उनके प्रश्न भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, स्किप बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर 20 प्रश्न है, बहुत ही गजब गजब के प्रश्न आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक उठा लीजिए, हम आपको टाइम देने वाले हैं हर एक प्रश्न में 10 सेकंड का। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 2 था, उसमें से कुछ प्रश्न रह गए थे, उन प्रश्नों को आज हम सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद में हम कक्षा 3 ऐतिहासिक स्रोत, जिसका टॉपिक का नाम है, उसके प्रश्न हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो और अगर आप चाहते हो मेरे बारे में और जानना तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके हमारे बारे में जान सकते हैं। देखिए, पिछले कक्षा नंबर 6 का चैप्टर नंबर 2 था, उसमें से प्रश्न रह गए थे। देखो, एक प्रश्न तो ये दोबारा से लेकर आए हैं कि इसमें क्या पूछा गया था कि आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस। और कर्नल जेम्स टोड जी ने राजपूताना नाम नहीं दिया था, क्या नाम दिया था? राजस्थान। ओके, इनकी जो कृति थी 1829 में लिखा गया था, इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी, एक ग्रंथ लिखा गया था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में इनके द्वारा लिखा गया था, कर्नल जेम्स टोड जी के द्वारा। उसको भी याद रखा जाए। आगे देखिए, एक दो प्रश्न और रह गए थे। ये प्रश्न रह गया था कि राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था। देखो, आरबीएससी की किताब में सिर्फ इतना सा दिया गया है कि योद्धे प्रदेश हमारे राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित था, उत्तरी भाग में इसका अधिकार हुआ करता था, आधिपत्य हुआ करता था। लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बताया हमें कि कौन से वर्तमान के कौन से जिले योद्धे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आरबीएससी कक्षा 6 में ये नहीं दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, अभी लेटेस्ट पूछा गया 2020 में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बताना जरूरी है। हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, इसलिए इस प्रश्न को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। तो योद्धे प्रदेश किसको कहा जाता था? देखो, बताओ वर्तमान में कौन सा जिला योद्धे प्रदेश के अंतर्गत आता था? फटाफट बताओ। इसका सही आंसर मुझे आपको 10 सेकंड में बताने वाले हैं। देखो, मैं एक बार टाइम सेट कर लेता हूं ताकि मैं हर एक प्रश्न में आपको टाइम दे सकूं। बताओ, देखिए फटाफट 10 सेकंड में सेट कर लेता हूं यहाँ पर। एक सेकेंड, ये रहा 10 सेकंड आपका। अभी तो मैं इसको एक बार स्टार्ट करके एक बार छोड़ रहा हूं, अगले प्रश्न में हम 10 सेकंड देंगे आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर। ओके, तो वर्तमान में जो गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है, दो जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दोनों जिले पहले जो योद्धे क्षेत्र था, इस योद्धे क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। कहने का मतलब हमारे राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वो योद्धे क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ओके, आगे देखो, राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीला शासन कर रहा था? अभी मैंने बताया ये प्रश्न पूछा गया था। देखो, 2018 राजस्थान कांस्टेबल में, सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं नहीं पूछ रहा हूं यहां पर। तो इसका सही आंसर अभी क्या हो जाएगा? उत्तरी भाग। ओके, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है अपना कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3। कौन सा? इतिहास जानने के स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत है, उनके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। देखो, पहला ही प्रश्न क्या है कि गुफाओं की दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती है, गुफाओं की दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती है वो कौन से ऐतिहासिक स्रोत का उदाहरण है? हमें पता है कि ऐतिहासिक स्रोत के दो उदाहरण होते हैं, एक तो पुरातात्विक होता है और एक साहित्यिक होता है। एक पुरातात्विक होता है, दूसरा साहित्यिक होता है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर आप मुझे बताओ। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है यहां पर। 2022 में पूछा गया था जेईएन के एग्जाम में। बताओ, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। ध्यान दीजिए, जो लिखित ग्रंथ है उनको साहित्यिक स्रोत बोला जाता है। बाकी जो सारी चीजें बच जाती है वो पुरातात्विक होती है। कहने का मतलब, जैसे कोई इमारत है, कोई स्मारक है, या कोई शिलालेख है, या कोई ताम्रपत्र है, या कोई जमीन से खोदी गई कोई चीज है। जैसे मान लो सिक्के निकल रहे हैं, तो सिक्के भी आपके पुरातात्विक स्रोत के हो जाते हैं। स्मारक अपना जो जैसे मान लो जमीन से खोद के कोई मटका निकाले, तो मटके पे जो चित्रकारी होती है वो भी आपके पुरातात्विक स्रोत है। साथ ही जो गुफाओं में जो चित्रकारी की जाती है वो भी आपकी पुरातात्विक स्रोत में आ जाती है।
और जो ग्रंथ, जो साहित्यिक ग्रंथ होते हैं, साहित्यिक ग्रंथ होते हैं, उनको साहित्यिक स्रोत में रखा गया है। इतना ध्यान रखा जाए। ये ऐसी की ऐसी लाइन अपनी आरबीसी कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 3 में दे रखी है। आगे देखो, आगे देखो, प्रशंसा। प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बताओ देखिए फटाफट। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट बताओ देखे, बताओ। चरित कहा जाता है, ख्यात कहा जाता है, प्रशस्ति कहा जाता है, या कुछ भी नहीं कहा जाता इनमें से? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशस्ति। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आरबीसी किताब में दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। आगे देखो, घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख और बिजोलिया जो अभिलेख है या शिलालेख है, ये क्रमशः किनके इतिहास की जानकारी देते हैं? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो बताओ देखिए फटाफट, 10 सेकंड आपके पास। क्रमशः किनकी जानकारी देते हैं? चौहान प्रतिहार की, प्रतिहार चौहान की, शक परमार की, या चौहान परमार की? घटियाला अभिलेख और बिजोलिया शिलालेख, बताओ। टाइम आपका खत्म हो चुका है। देखो, घटियाला अभिलेख आपको प्रतिहारों की जानकारी देता है। घटियाला अभिलेख आपको प्रतिहारों की जानकारी देता है और बिजोलिया शिलालेख आपके चौहानों की जानकारी देता है। अब थोड़ा सा ये भी जान लो कि ये घटियाला अभिलेख और बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर स्थित है। देखो, घटियाला अभिलेख आपका आप घटियाला गांव में स्थित है। घटियाला शिलालेख घटियाला गांव में स्थित है। घटियाला गांव कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। वहीं यहाँ पर आपका जो बिजोलिया शिलालेख है, ये बिजोलिया गांव में स्थित है। बिजोलिया गांव कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ओके, तो ध्यान दीजिए, बिजोलिया शिलालेख के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, जो बिजोलिया शिलालेख है ये पार्श्वनाथ जी मंदिर के सामने लगा हुआ है। पार्श्वनाथ जी मंदिर जो है अपने बिजोलिया गांव में, उस मंदिर के जस्ट सामने लगा हुआ है। साथ ही आप याद रखना, पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है ये किनके द्वारा बनवाया गया था? दिगंबर जैन श्रावक, दिगंबर जैन श्रावक लोलाक जी के द्वारा बनवाया गया था। और इन्हीं लोलाक जी ने वहां पर इस मंदिर के पास में एक कुंड भी बनवाया था, जल कुंड भी बनवाया था। तो इस पार्श्वनाथ मंदिर और जल कुंड की याद में बिजोलिया शिलालेख लगवाया गया था यहाँ पर पार्श्वनाथ जी के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़? ओके, और थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ पर लिखा हुआ चीज़ भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ज़्यादा टाइम खराब ना हो आपका। देखो, ये रहा। देखो, गठियाला आपका गांव, गठियाला गांव जोधपुर में स्थित है आपका गठियाला अभिलेख, और बिजोलिया शिलालेख जो है आपका बिजोलिया गांव में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। ओके, और पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास में है। और साथ ही आपको बिजोलिया शिलालेख में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दी गई है जो कि आपको प्रश्नों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलें आगे। देखो, अगला प्रश्न पूछा गया है कि चीरवा का जो शिलालेख है, चीरवा का शिलालेख किसके युग की जानकारी देता है? अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखो, ये आरबीसी की किताब कक्षा 3 में नहीं है। सिर्फ इतना सा वहां पर दिया गया है कि बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख वहां पर कुछ उल्लेख किया गया था थोड़ा बहुत, और अपना घटियाला अभिलेख के बारे में बताया गया था, थोड़ा सा नाम लिखा गया वहां पर, और थोड़ा सा वहां पर चीरवा शिलालेख के बारे में भी बता रखा है। तो मैंने क्या किया कि डिटेल में इनके जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सारे प्रश्न इंक्लूड कर दिए हैं। शायद मेरे हिसाब से ये काम सही किया गया है, क्योंकि देखो, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक तो आपका बिजोलिया शिलालेख से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, घटियाला शिलालेख से बहुत पूछे जाते हैं, चीरवा शिलालेख से बहुत पूछे जाते हैं, और इन तीनों के सभी प्रश्न हमने इंक्लूड कर दिए हैं, जो सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन तीनों शिलालेखों से, और ये प्रश्न आरबीसी की, ये जो पॉइंट है इन तीनों शिलालेखों के, वो पॉइंट हमारे आरबीसी की किताबों में दे रखे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सारे डिटेल में हम इनको इंक्लूड करने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, सारा खेल ही आपकी हेल्प करने के लिए है कि आपकी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हम सारी चीज़ें उठा कर यहाँ पर सब चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। देखो, बताओ कि चीरवा शिलालेख किसके युग की जानकारी देता है? फटाफट बताओ, आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट मुझे बताओ। राणा मोकल की, राणा हमीर जी की, उमेश सिंह की, रावल समर सिंह जी की? चीरवा का शिलालेख ज़्यादा बढ़ रहा है इसका टाइम, 1 सेकंड। ठीक है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगली बार देखेंगे। 1 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा रावल समर सिंह जी की। रावल समर सिंह जी की जानकारी देता है चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? चीरवा गांव में। कहाँ पर स्थित है? चीरवा गांव में स्थित है। और चीरवा गांव कहाँ पर है? चीरवा गांव कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। इस चीरवा गांव में जो शिलालेख है, चीरवा का शिलालेख, इसमें
जो गोहिल वंशीय शासक हैं जैसे बप्पा रावल जी हो गया, जेत्र सिंह हो गया, तेज सिंह हो गया, पदम सिंह हो गया, रावल समर सिंह हो गया, इन सब के बारे में बहुत अच्छे खासे तरीके से वहाँ पर विवरण दे रखा है। आगे देखिए, चिरवा का शिलालेख याद रखना, चिरवा का शिलालेख चिरवा गांव उदयपुर में स्थित है और ये रावल समर सिंह जी के युग की जानकारी देता है। कहने का मतलब यहाँ पर रावल समर सिंह जी सही हो जाएगा। आगे देखो, अभिलेखों से हमें किनका ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है, बताओ देखिए फटाफट। ये पूरी लाइन यहाँ पर आपके आरबीसी में किताब में लिखी गई, तो बताओ फटाफट, 5 सेकंड आपके पास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बताओ। अभिलेखों से हमें किस चीज़ का ज्ञान होता है? राजाओं, राजकुमारों, सामंतों आदि का नाम का ज्ञान होता है, या घटनाओं की तिथियों का ज्ञान होता है, या शासन कार्यों या आज्ञाओं का ज्ञान होता है, या तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक जो स्थिति है, सांस्कृतिक जीवन है, उसका ज्ञात होता है, या सभी चीज़ों का ज्ञात होता है? किस चीज़ का ज्ञान होता है हमें अपने अभिलेखों से, बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का। इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान होता है किनसे? अभिलेखों से। ठीक है, अभिलेखों का ध्यान रखा जाए। आगे देखिए, आगे देखिए, स्मारकों से, स्मारकों से हमें किसका ज्ञान होता है? स्मारक क्या होते हैं? जो इमारतें होती हैं उनके बारे में, उनसे हमें किस चीज़ का ज्ञान होता है? फटाफट हमें बताओ। ऑप्शन आपके पास सामने दिख रहे होंगे। स्थापत्य कला का हमें ज्ञान होता है, या धार्मिक विश्वास या उपासना पद्धति का ज्ञान होता है, मनुष्य की चेतना या समृद्धि का ज्ञान होता है, या इन सभी चीज़ों का ज्ञान होता है? फटाफट मुझे बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। किनसे? स्मारकों से। देखो, स्मारक जब हम देखते हैं, स्मारक अब जब हम देखते हैं तो स्थापत्य कला का हमें पता चलता है कि उस टाइम पे स्थापत्य कला कितनी विकसित थी। ओके, और धार्मिक विश्वास, जैसे मान लो किसी अपन दुर्ग को देखते हैं तो दुर्ग में वहाँ पर जो चित्रकला है या जो डिज़ाइन है वहाँ पर जो स्मारक की, उस दुर्ग की, वो डिजाइन से और वहाँ पर जो चित्रकला है या कोई बनाने की जो कलाकृति है, उस कलाकृति से हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर धार्मिक धार्मिक जो विश्वास था, धार्मिक जो जीवन था, जैसे मान लो कौन से धर्म को वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, उस चीज़ का हमें पता लगता है। उपासना पद्धति का हमें पता लगता है, जैसे शिवलिंग वहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर कुंड रखा गया है, तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर दूध चढ़ाया जाता होगा, ऐसे उम्मीद वहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उपासना पद्धति का हमें पता लगता है। साथ ही वहाँ पर देखो, मनुष्य की चेतना का विकास हमें पता लगता है कि उस टाइम पे लोग कितना अच्छा सोचते थे, उस टाइम पे कितना लोग बहुत ही गजब तरीके से सोचते थे, या किस लेवल का उनका जो चेतना हुआ करती थी। जैसे अपना जैसलमेर दुर्ग है, तो जैसलमेर दुर्ग बिना किसी चूने के बनाया गया। आज के टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता कि बिना चूने के इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए, बिल्कुल भी असंभव चीज़ है। तो कहने का मतलब उस टाइम पे जो मनुष्य की चेतना कितनी विकसित थी, उस चीज़ का हमें पता लगता है, समृद्धि का हमें पता लगता है किन चीज़ों को देखकर, हमें स्मारकों को देखकर। ओके, ये चीज़ आरबीसी किताब में सेम एज इट इज़ ऐसी लिखी गई थी ताकि आपको ये चीज़ आपके दिमाग से गुजारी जाए। आगे देखो, बिजोलिया जो अभिलेख है ये कौन से वंश की इतिहास की जानकारी देता है? फटाफट मुझे बताओ, बिजोलिया अभिलेख कौन से वंश की इतिहास की जानकारी हमें देता है? राठौड़ की, सिसोदिया की, चौहान की या प्रतिहार की? देखो, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो गया था हमारे लिए। बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख हमें चौहान वंश के जो जानकारी है, इतिहास की जानकारी है, उसके बारे में दे रखा है। थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा दिमाग में और सेट हो सके बिजोलिया शिलालेख के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखो, बिजोलिया शिलालेख हमें, हमने आपको बताया बिजोलिया गांव में स्थित है। बिजोलिया गांव में स्थित है कौन से मंदिर के सामने? पार्श्वनाथ जी मंदिर के सामने। और ये पार्श्वनाथ जी जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? दिगंबर जैन श्रावक लोलाक जी के द्वारा बनवाया गया था। और इन्होंने, लोलाक जी ने क्या किया? पार्श्वनाथ जी का मंदिर बनवाया और वहीं पर कुंड बनवाया था। तो पार्श्वनाथ जी मंदिर और कुंड के स्मृति में ये शिलालेख वहां पर लिखवाया गया था। ठीक है, और साथ ही याद रखिए बिजोलिया शिलालेख में एक बात और लिखी गई है, वो बात यह है कि अजमेर और सांबर के जो चौहान वंशीय शासक है, अजमेर और सांबर के जो चौहान वंशीय शासक हैं, इन शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अजमेर और सांबर के चौहान शासकों को। ओके, साथ ही यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ जब दिल्ली पे जीत हासिल कर लेते हैं तो उस जीत का वर्णन भी इस अपने बिजोलिया शिलालेख में वर्णन कर रखा है। ठीक है, आगे चले। देखो, अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर आप मुझे बताने वाले हैं। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था लेकिन मैं थोड़ा सा रुक गया क्योंकि मुझे याद आ गई कि ये प्रश्न आपके अगली बार आने वाला है। तो बताओ, देखिए फटाफट,
अजय राज, वासुदेव, कानड़देव या अर्णोराज? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर झील का निर्माण वासुदेव जी के द्वारा करवाया गया था। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जेएन के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था और 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो बिजोलिया शिलालेख में यह बताया गया है कि जो सांबर और अजमेर के जो चौहान हैं, इन चौहानों के जो आदि पुरुष थे कौन? वासुदेव। तो वासुदेव जी के द्वारा अजमेर और सांबर में चौहान वंश की नींव डाली गई थी। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिजोलिया शिलालेख में यह लिखा गया है कि वासुदेव जी के द्वारा सांबर और अजमेर में चौहान वंश की नींव डाली गई थी और साथ ही साथ यहां पर सांबर झील का निर्माण भी करवाया गया था वासुदेव जी के द्वारा। इन दोनों चीजों को ध्यान रखा जाए, ठीक है। चौहान वंश की नींव डाली और सांबर झील का निर्माण करवाया किन्होंने? वासुदेव जी ने। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, मैंने 2 बार रिपीट करवा दिया है। आगे देखो, महामहोपाध्याय विश्वेश्वर नाथ रेवजी के द्वारा जो रचित कृति है निम्न में से कौन सी नहीं है? बताओ, देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फटाफट मुझे बताओ इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। मारवाड़ का इतिहास, ग्लोरी ऑफ मारवाड़ एंड द ग्लोरियस राठौड़ दुर्गादास ए वेल नोन हीरो ऑफ मारवाड़, और वंश भास्कर। कौन सा नहीं होगा इसमें से? कौन सा जो रचित ग्रंथ है वो विश्वेश्वर नाथ रेवजी के द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंश भास्कर। याद रखा जाए, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण जी की कृति है। सूर्यमल मिश्रण जी की कृति है वंश भास्कर। जबकि मारवाड़ का इतिहास ग्लोरी ऑफ मारवाड़ एंड ग्लोरियस राठौड़ और राठौड़ दुर्गादास ए वेल नोन हीरो ऑफ मारवाड़, ये जो तीनों कृतियां हैं, ये तीनों कृतियां विश्वेश्वर नाथ रेवजी की प्रमुख कृतियां हैं और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण जी की कृति है। ओके, चलें आगे। देखो आगे है कि उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन सभी जो राज्य थे, इन राज्यों के ऐतिहासिक ग्रंथों की जो रचना की गई थी वो किन के द्वारा की गई थी? बताओ, देखिए फटाफट जल्दी से मुझे बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नयन चंद्र हो जाएगा, गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा हो जाएगा, पद्मनाभ जी हो जाएगा, या खिड़िया जग्गा जी हो जाएगा? कौन सा सही आंसर है इसका इन सभी राज्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा। गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा के द्वारा उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सभी राज्यों के ऐतिहासिक ग्रंथ इन्होंने रच रखे हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। और आगे हम बताएंगे आपको, हीराचंद ओझा जी जो है ये श्यामलदास जी के शिष्य हुआ करते थे। कविराज श्यामलदास जी के शिष्य हुआ करते थे। कविराज श्यामलदास जी के शिष्य हुआ करते थे हीराचंद ओझा जी। चले आगे। देखो, जेम्स टोड की कृतियां आपको निम्न में से कौन सी है वो बतानी है। फटाफट आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से 5 सेकंड आपके पास, बताओ कौन सा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भारत की यात्रा, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या वंश भास्कर, या ए और बी दोनों? बताओ देखे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत की यात्रा। पहला एक तो ये, और दूसरा हो जाएगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था 1829 में इसकी रचना की गई थी। किनके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड जी के द्वारा। पश्चिमी भारत की यात्रा और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इन दोनों कृतियों को याद रखा जाए। किनकी कृतियां हैं ये? जेम्स टोड जी की, कर्नल जेम्स टोड जी की कृतियां हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है ये एग्जाम में, तो इनको याद रखा जाए अच्छे तरीके से। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलर करूं मैं? कई लोग गलत समझाएंगे, सर आपने आंसर ही नहीं किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलें आगे। देखो आगे कि बूंदी के महाकवि कौन? बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण जी की प्रमुख कृति आपको बतानी है इसमें से। बताओ देखिए फटाफट, शायद जिन्होंने ध्यान दिया था वो बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसका आंसर बता चुका हूं। सूर्यमल मिश्रण जी की प्रमुख कृति इनमें से आपको बतानी है, कौन सी होगी? सूर्यमल मिश्रण जी की। इसका सही आंसर हो जाएगा वंश भास्कर। क्या हो जाएगा?
वंश भास्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण जी के बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको और जाननी पड़ेगी, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण जी बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण यहाँ पर कवि हो जाते हैं, लेखक यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो सूर्यमल मिश्रण जी की जो जीवन लीला है 1872 से 1925 याद रखा जाए। साथ ही यहाँ पर देखिए जो बूंदी के शासक महाराव राम सिंह थे, इनके ये दरबारी कवि हुआ करते थे। साथ ही साथ देखिए जो ये वंश भास्कर जो ये रचना है, ये पिंगल भाषा में है। कौन सी भाषा में है? पिंगल भाषा में, पिंगल भाषा में है। और इनकी एक दूसरी कृति है वीर सतसई। इनकी दूसरी कृति क्या है? दूसरी रचना कौन सी है सूर्यमल मिश्रण जी की? वीर सतसई। साथ ही यहां पर ध्यान दीजिए जो वंश भास्कर है, इस वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास लिखा गया है। वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास लिखा गया है। और जो राजस्थान में जब ये अपने मराठा यहाँ पर आक्रमण करते हैं, तो इन मराठाओं के प्रति, इनके खिलाफ हमारी भावनाएं जागृत हो जाती है। हमारे राजस्थानियों के मन में मराठों के प्रति खिलाफ भावनाएं जागृत हो जाती है। तो उन भावनाओं के बारे में भी उल्लेख कर रखा है। राजस्थान में मराठा विरोधी भावना का उल्लेख भी इस कृति में किया गया है। कौन सी में? वंश भास्कर में। ओके, चलें आगे। वंश भास्कर पिंगल भाषा में लिखा गया है। और याद रखना ये राम सिंह जी के दरबारी कवि थे, बूंदी के शासक राम सिंह जी के प्रमुख दरबारी कवि हुआ करते थे। ओके, चलें आगे। अगला प्रश्न, कविराज श्यामल दास जी के द्वारा रचित कृति कौन सी है? इनमें से बताओ फटाफट, 10 सेकंड आपके पास। कविराज श्यामल दास जी के द्वारा जो रचित कृति है कौन सी है?